टास्क सिंक्रोनाइजेशन भी बहुत जरूरी चीज हो जाती है, यानी टास्क का कम्युनिकेशन होना एंड synchronization between the tasks is also a very important factor when various operations take place for a big purpose. किसी एक बड़े पर्पस के लिए एम्बेडेड सिस्टम बनाया गया और उस बड़े पर्पस को सॉल्व करने के लिए कुछ कई सारे टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं उसके सब लेवल पे, सब प्रोसेस में। तो उनके बीच में कम्युनिकेशन भी होना चाहिए और उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन भी होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन का मीन्स कि हो सकता है कि एक टास्क कंप्लीट हो और उसके बाद दो टास्क पैरेलली एक साथ स्टार्ट हो। तो अब वो दो टास्क एक साथ स्टार्ट हो तो उसके लिए प्रॉपर आपका सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। पहला टास्क खत्म हुआ तो इस बात की कम्युनिकेशन हो, इस बात का पता लगना चाहिए जो टास्क स्टार्ट होने वाले हैं उसको। तो ये इस तरह की सिचुएशन मल्टीटास्किंग में आती है। ये भी हो सकता है कि दूसरे मशीन पे कोई वर्क हो रहा हो, उससे सिंक्रोनाइज करना पड़े, यानी एक ही प्रोसेसर में नहीं कई प्रोसेसर लगे हों और उनके बीच में कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको सिंक्रोनाइजेशन का भी काम करना हो। तो ये दोनों ही सिचुएशन हो सकती है जब किसी एक प्रोसेसर के थ्रू मल्टीटास्किंग की जा रही हो तब, और एक दूसरी कंडीशन है जबकि सेवरल प्रोसेसर्स आर doing a particular task in an embedded system and there is a dependency of one task on another task, then the synchronization process must exist in the real-time operating system. Hence, there may be a situation that two processes try to access a shared memory area where one process tries to write to the memory location when the other process is trying to read from the same memory location. This will lead to unexpected result. अब जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई एक शेयर्ड मेमोरी लोकेशन है, उस शेयर्ड मेमोरी लोकेशन को दो टास्क एक साथ यूज कर रहे हैं, पर दोनों का यूज करने का तरीका अलग है। एक उसको राइटिंग पर्पस के लिए यानी उसको अपडेट कर रहा है, दूसरा उस कंटेंट को अपने किसी काम के लिए रीड कर रहा है। तो अगर सेम कंटेंट अपडेट हो रहा है यानी चेंज हो रहा है उसमें, तो कैसे ये पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट वही आएगा? देयर इज अ चांस ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो इस तरह के प्रोसेस में जहां पे शेयर्ड रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वहां पे दोनों ही प्रोसेस को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि सेम शेयर्ड लोकेशन अपडेट हो रहा है या अपडेट हो चुका है। तो अगर वो अपडेट किया जा रहा है देन इट मीन्स कि अभी जो डेटा उसको चाहिए वो अपने इंटरमीडिएट स्टेट में है, वो अभी अपडेटेड स्टेट में नहीं है, उसमें कुछ अभी पॉसिबिलिटी है करेक्शन होने की और वो करेक्शन उसमें अभी चल रहा है। जब वो फाइनली डेटा राइटिंग का काम उसमें कंप्लीट हो जाएगा यानी डेटा अपडेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा, देन द प्रोसेस रिट्रीव द डेटा जो उसको चाहिए, उसको वो रीड करे अपने काम के लिए, तो फिर रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। तो यहां पे बात आती है सिंक्रोनाइजेशन की। मींस वेयर द प्रोसेस uses shared memory, shared resources, or there is a dependency of one task over another for doing a particular job. The act of making the process aware of the access of shared resources by each process to avoid conflict is known as task या process synchronization. तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कह लें या टास्क सिंक्रोनाइजेशन कह लें, ये वो प्रोसेस है जो उन प्रोसेस को अवेयर कराता है जो किसी शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, किससे बचने के लिए? किसी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम।
जैसे मान लीजिए कि शेयर्ड मेमोरी लोकेशन यूज हो रहा है। अब शेयर्ड मेमोरी लोकेशन प्रोसेस ए यूज कर रहा है, लेकिन प्रोसेस ए को नहीं पता है कि प्रोसेस बी उसी शेयर्ड मेमोरी लोकेशन में कुछ लिख रहा है। इसकी जानकारी प्रोसेस ए को नहीं है। तो प्रोसेस ए को जो भी डेटा मिल रहा है वो उस डेटा को करेक्ट मान करके अपना काम करता चला जाएगा, जबकि प्रोसेस टू उसी डेटा को अपडेट भी करता चला जा रहा है उसी समय, यानी पुराने डेटा में वो चेंज करता चला जा रहा है। तो नेचुरली प्रोसेस है जो भी टास्क कर रहा है, जो भी प्रोसेस कर रहा है, उसमें गलतियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो प्रोसेस ए को इस बात की जानकारी रहे कि प्रोसेस बी उस शेयर्ड डेटा पे काम कर रहा है, तो ये जो जानकारी देने का काम है ये होगा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन या टास्क सिंक्रोनाइजेशन, जिसके थ्रू सभी प्रोसेस को जो शेयर्ड मेमोरी या शेयर्ड लोकेशन या शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उनको पता होता है कि at the time when one process is working, the other process has to hold on until the process which are working on that resource complete its work. उनको होल्ड पे रहना है जब तक कि वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर नहीं होगा ऐसा तो दो कंडीशन इसमें जनरेट होती है, एक को बोलते हैं रेसिंग और एक होता है डेडलॉक। रेसिंग यानी कि कौन पहले उसका इस्तेमाल करे। डेडलॉक का मतलब ये हो गया कि ऑल द प्रोसेस आर स्टार्टिंग टू यूज द सेम डेटा एट द सेम टाइम। तो प्रोसेस जो मेमोरी है वो किसको डेटा दे, यानी प्रोसेसर किसको डेटा दे, ये वो समझ ही नहीं पा रहा, और वो एक सिचुएशन हो गई डेडलॉक, यानी किसी को भी डेटा नहीं ट्रांसमिट हो रहा, किसी को भी डेटा नहीं दिया जा पा रहा। तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है रिसोर्स असेसमेंट में, मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में, उसके लिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन बनता है। अब तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने लगे, तो अब ये वन वन मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा कि फॉर व्हाट पर्पस सिंक्रोनाइजेशन इज यूज्ड। तो ये 3-4 कंडीशन दी जा सकती है, जो इसमें नंबर 1, 2, 3 दिया हुआ है। ये तीन में से कोई एक कंडीशन दे करके पूछा जा सकता है कि फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, फॉर इंश्योरिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, या फॉर अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिसोर्सेज, या नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है, तो इस तरह का क्वेश्चन करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये 3 करेक्ट ऑप्शन दे दिए जाए और एक जो है वो इनकरेक्ट दे दिया जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, जैसा मैंने इस बार देने का प्रयास किया। आप लोग बहुत अच्छा आप लोगों ने टेस्ट दिया। अभी जी इसके बाद वाले लेक्चर में टेस्ट डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा पढ़ा लें क्योंकि इसके बाद का लेक्चर भी मुझे ही लेना है। The code memory area, which holds the program instruction piece of code for accessing a shared resource, is known as critical section. वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यानी वो कोड मेमोरी एरिया जो उस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखेगा। कौन से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को? जो रिसोर्स शेयरिंग के बारे में अवेयरनेस या अवेयर करेगा डिफरेंट प्रोसेस को, उस पूरे पोर्शन को, क्योंकि ये भी तो एक प्रोग्राम ही होगा ना जो सिंक्रोनाइजेशन के प्रोसेस को अचीव कराएगा, उसको कहा क्रिटिकल सेक्शन। In order to synchronize the access to shared resources, the access to the critical section should be exclusive. अब सिंक्रोनाइजेशन के लिए जब किसी शेयर्ड रिसोर्स का होने वाला हो तो क्रिटिकल सेक्शन का यूज कौन करेगा, कौन उन प्रोग्राम्स को यूज करेगा, उस पीस ऑफ कोड को यूज करेगा जो सिंक्रोनाइजेशन के काम को कराए, और प्लस उस शेयर्ड एरिया यानी शेयर्ड लोकेशन या शेयर्ड रिसोर्स को यूज करना भी कह लें आपकी उसको प्रोवाइड कराए।
तो ये एक्सक्लूसिव होना चाहिए, यानी पर्टिकुलर किसी एक प्रोसेस को ही ये अथॉरिटी दी जानी चाहिए एट अ टाइम, कि वो उस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को ही नहीं सिर्फ यूज करेगा, बल्कि शेयर्ड रिसोर्सेज को भी यूज करेगा उस समय, और जब उसका काम खत्म हो जाएगा देन अदर process can use the same piece of code and shared location, shared memory. अब एक कंडीशन जैसे बात की गई कि डेडलॉक क्या है। Deadlock is the condition in which a process is waiting for a resource held by another process, which is waiting for a resource held by the first process. Hence, none of the processes are able to make any progress in their execution. यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक प्रोसेस ये इंतजार कर रहा है किसी रिसोर्स का, जिस रिसोर्स का यूज कोई दूसरा प्रोसेस कर रहा है, और दूसरा प्रोसेस उसी रिसोर्स का यूज कर वेट कर रहा है जो पहला प्रोसेस कर रहा है, यानी कोई भी कंप्लीटली उस रिसोर्स का यूज कर ही नहीं रहा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ए होल्ड्स अ रिसोर्स एक्स, प्रोसेस ए रिसोर्स एक्स को होल्ड करके रखा है, जिसको प्रोसेस बी चाहता है। प्रोसेस बी इज करेंटली होल्डिंग अ रिसोर्स वाई, लेकिन प्रोसेस बी ने एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा है जिसको वाई कह रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट प्रोसेस ए को है। अब हो क्या रहा है, प्रोसेस ए ने जो होल्ड करके रखा है रिसोर्स एक्स, वो इस बात के लिए होल्ड करके रखा है कि जब उसको रिसोर्स वाई मिल जाएगा तो वो इस पे अपना कुछ काम करके इसको वापस छोड़ सकता है, यानी इसको अपडेट करके छोड़ दे। लेकिन वो कर इसलिए नहीं पा रहा कि प्रोसेस बी ने रिसोर्स वाई को अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है, दिया नहीं। प्रोसेस बी इसलिए नहीं छोड़ रहा कि वो रिसोर्स एक्स का वेट कर रहा है, उसको रिसोर्स एक्स चाहिए। तो ना तो प्रोसेस ए अपना काम कर पा रहा है और ना प्रोसेस बी अपना काम कर पा रहा है, क्योंकि दोनों को एक ही तरह के डेटा की जरूरत है। दोनों में से एक ने एक को होल्ड करके रखा हुआ है, दूसरा उसको चाह रहा है, और दोनों को दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है यहाँ पे प्रोसेस के बीच में, तो ये एक डेडलॉक सिचुएशन है, रस्सा कसी वाला खेल जैसे होता है कि दोनों उसी रस्सी को चाह रहे हैं खींचना, एक ही समय पे खींचना चाह रहे हैं। अब रस्सी जाए तो जाए किधर, तो वहां तो रिजल्ट कुछ मिल भी जाता है, जो ताकतवर होता है वो जीत जाता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन है नहीं। प्रोसेस ए को भी रिसोर्स एक्स और वाई की जरूरत है, एक को होल्ड किया हुआ है दूसरे को चाह रहा है। प्रोसेस बी को भी एक्स और वाई की जरूरत है, एक को होल्ड किया हुआ है दूसरे को चाह रहा है। तो दोनों के बीच में एक डेडलॉक सिचुएशन, कोई भी काम हो नहीं पा रहा। तो ये जो चीजें हैं इनको दूर करने के लिए टास्क सिंक्रोनाइजेशन की मदद ली जाती है। तो अब यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है वो क्या बनेगा कि टास्क सिंक्रोनाइजेशन इज यूज फॉर नंबर 1 डेडलॉक, नंबर 2 मेल बॉक्स, नंबर 3 सेमाफोर, नंबर 4 कुछ और नाम दे देते हैं, पाइप। ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा डेडलॉक, यानी कि टास्क सिंक्रोनाइजेशन इज यूज फॉर डेडलॉक सिचुएशन। या दूसरा ऑप्शन हो सकता था रेसिंग कंडीशन, तो रेसिंग वहां दी नहीं थी। कंडीशन फेवरिंग डेडलॉक, डेडलॉक की सिचुएशन आती कब है, mutual exclusion, the criteria that only one process can hold a resource at a time, meaning process should access shared resources with mutual exclusion.
यानी जो तरीके निकाले गए डेडलॉक से बाहर आने के, वो क्या है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहे, कि भैया जब एक प्रोसेस एक समय पे उस काम को करेगा या उसको होल्ड करके रखेगा, दूसरा उसको होल्ड करके नहीं रखेगा, तो एक्सक्लूसिव है। और उनके बीच में ये पहले से शेयरिंग हो रखी है कि भैया ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आप जब करेंगे तो मैं छोड़ के रखूंगा इसको। सेकेंड जो तरीका अपनाया गया, होल्ड एंड वेट। A process holds the shared resources by acquiring the lock, controlling the shared assets, and waiting for additional resource held by the other process. तो होल्ड और वेट का कंडीशन तो करीब करीब यही है जो पीछे गया, एक को होल्ड किए हुए दूसरे के लिए वेट कर रहा है, तो यहाँ पे तो डेडलॉक होना ही होना है। एक को आपने होल्ड किया हुआ है और जिसको आप चाहते, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, उसको दूसरे प्रोसेस ने होल्ड करके रखा हुआ है, तो दोनों तरफ जो है वो होल्ड होल्ड पोजीशन हो गई। No resource preemption. The criteria that operating system cannot take back a resource from a process which is currently holding it, and resource can only be released voluntarily by the processing holding. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ये कह दे, उसकी ये क्राइटेरिया है कि जब एक प्रोसेस किसी चीज को होल्ड करके रखा हुआ है तो अब वो उससे नहीं ले सकता जब तक वो उसको वॉलेंटरली रिलीज ना कर दे। तो अब होल्ड करके रखा हुआ, जैसे मान लीजिए ये वाली कंडीशन थी, यहाँ पे इसने होल्ड करके रखा हुआ प्रोसेस बी ने रिसोर्स वाई को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक प्रोसेस बी इसको रिलीज नहीं करेगा प्रोसेस ए को मिलेगा नहीं, और प्रोसेस ए को जब तक ये मिलेगा नहीं तब तक वो रिसोर्स एक्स को होल्ड करके रखेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये बड़ी दिक्कत की बात हो गई कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, कोई प्रीएम्प्टिव प्रोसीजर उसके पास पहले से नहीं है। सर्कुलर वेट। अब वेटिंग जैसे हम लोग उसमें जब इंटरप्ट पढ़ रहे थे माइक्रो प्रोसेसर में, तो हम लोगों ने पोलिंग मैकेनिज्म देखा था, वन आफ्टर अनदर देखा था ना, कि भाई एक तो होता है कि इंटरप्ट की प्रायोरिटी हो, प्रायोरिटी इंटरप्ट मैकेनिज्म होती थी, और एक होती थी कि वन आफ्टर अनदर अपने आप एक एक करके डिवाइसेस को चेक करते जाएंगे, जिस पे इंटरप्ट जनरेट होगा उसका काम करेंगे, काम हो गया तो फिर अगली डिवाइस पे जाएंगे। कुछ ऐसा ही मान लीजिए यहाँ पे सर्कुलर वेट है कि एक रिसोर्स है जिसको कोई प्रोसेस यूज कर रहा है, अब अगले प्रोसेस तब तक वेट करते रहेंगे जब तक उनका टर्न आ जाए। उनका टर्न आएगा ही नहीं जब, क्योंकि पहले वाले प्रोसेस ने उस रिसोर्स को अभी तक जो है वो होल्ड ही करके रखा हुआ, वो छोड़ ही नहीं रहा उसको, तो वेटिंग प्रोसेस उसके लिए लंबा हो गया। तो ये सारी की सारी जो है वो डेडलॉक कंडीशन है। अब इन डेडलॉक कंडीशन को दूर कैसे करें, क्या तरीका अपनाएं, कैसे सिंक्रोनाइज करें, हैंडलिंग डेडलॉक कैसे होगा। The OS may adopt any of the following techniques to detect and prevent deadlock condition. तो डेडलॉक कंडीशन से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। पहला है इग्नोर डेडलॉक्स। ऑलवेज अज्यूम दैट द सिस्टम डिजाइन इज डेडलॉक फ्री। ये मान के चलें कि डेडलॉक जैसी कोई चीज होगी ही नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज करने जा रहे हैं या जो RTOS यूज करने जा रहे हैं, जिसको परचेज करके ले आ रहे हैं, उसमें इस तरह का प्रोविजन पहले से है कि वो डेडलॉक जैसी सिचुएशन नहीं होने देगा। This is acceptable for the reason of the cost of removing a deadlock is large compared to a chance of happening a deadlock. क्यों कि डेडलॉक के होने के चांस कम है, इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ रिमूविंग अ डेडलॉक ज्यादा है। हम इसलिए ही उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने जा रहे हैं, उस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें ये प्रोविजन है। जैसे यूनिक्स, तो यूनिक्स में अगर शेयर्ड रिसोर्सेज एक साथ यूज हो रहे हैं
तो वो एक प्रोसेस को एक समय पे काम करने की इजाजत देता है, दूसरे प्रोसेस को होल्ड करने की इजाजत देता ही नहीं है उस पर्टिकुलर पोर्शन को। जब तक कि पहला प्रोसेस उसको होल्ड करके उस पे प्रोसेस करके देन आफ्टर उसको रिलीज कर देगा, तब तक बाकी सारे प्रोसेस जो है वो वेट कंडीशन में है, और ये क्लियरली उसमें डिफाइंड रहता है। A life critical system cannot pretend that it is deadlock free for any reason. जहां जीवन और मृत्यु का सवाल हो वहां पे क्या लगता है आपको, आदमी इतना इंतजार करेगा क्या? तो वहां डेडलॉक फ्री जैसी सिचुएशन हो जाए ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि भैया ठीक है पहले का काम खत्म हो जाएगा तब हम अपना काम करेंगे, तब तक तो जो है। तो आपने कोरोना टाइम पे बहुत सारा ऐसा केस देखा होगा जहाँ पे ऑक्सीजन लगे हुए थे, तो ऑक्सीजन के पाइप को कहीं से खींच के कहीं पे लगा दिया गया। अब ये नहीं देखा गया कि उसका टर्न आएगा, उसके बाद मेरा टर्न आएगा, फिर हम यूज करेंगे। तो लाइफ क्रिटिकल सिस्टम कैन नॉट प्रिटेंड। तो किसी लाइफ क्रिटिकल सिस्टम में ये चीज हो जाए कि वो डेडलॉक फ्री है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से डेडलॉक फ्री हो। वहां ऐसा हो सकता है, पर किसी मशीन के साथ कंडीशन ऐसी बन सकती है कि वो डेडलॉक फ्री हो सके। ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह के बनाए जा सकते हैं जो एक्सक्लूसिवली इस पर्पस के लिए हो कि वहां पे डेडलॉक जैसी सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि वहां वो किसी एक पर्पस के लिए, एक स्पेशल काम के लिए बनाए गए। डिटेक्ट एंड रिकवर, दिस अप्रोच सजेस्ट द डिटेक्शन ऑफ अ डेडलॉक सिचुएशन एंड रिकवरी फ्रॉम इट। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में खुद में कैपेबिलिटी हो कि डेडलॉक को डिटेक्ट कर सके, और ना सिर्फ डिटेक्ट कर सके, रिकवर कर सके। जैसे कभी जाम में फंसे हैं, आपने जाम में देखा होगा अजीब स्थिति हो जाती है, चौराहों वौराहों पर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं, और सब अपनी अपनी गाड़ी या स्कूटर जो भी है, कार वार बंद करके खड़े हो गए। ना हम पीछे हटेंगे ना तुम पीछे हटो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं खड़े रहेंगे। ये हो गई डेडलॉक। अब वहां कौन आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, एक पुलिस वाला। अब वो उस डेडलॉक को हटाएगा, ट्रैफिक जैम को। तो किसी एक डायरेक्शन की ट्रैफिक को वो ओपन करता है, दूसरे डायरेक्शन की ट्रैफिक को रोक के रखता है, तब जा करके वो रिजॉल्व होता है ट्रैफिक जैम सिचुएशन। यहाँ भी कुछ यही करना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेस किसी शेयर्ड रिसोर्स पे होल्ड एंड वो वेट के साथ खड़े हों, यानी पकड़ के भी रखे हुए हैं और वेट भी कर रहे हैं दूसरे का सामान, और पहले वाले को ये सामान दे भी नहीं रहे हैं, तो फिर वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये डिसीजन लेना होगा, डिटेक्ट करना होगा, रिकवरी के लिए इनिशिएटिव लेना होगा कि किसी एक प्रोसेस को पहले काम करने दे। पहला प्रोसेस ये काम कर लेगा तो दूसरे को अपने आप वो चीज मिल जाएगी। तो ट्रैफिक जाम में भी अगर एक ओर से रास्ता ओपन होता है तब जा करके दूसरी ओर के लिए ट्रैफिक को भी निकलने का रास्ता बनता है। अदरवाइज स्टैंड स्टिल सिचुएशन रहती है, बिल्कुल वहां पे कुछ भी नहीं होता। सड़क भी वही, रास्ता भी वही, गाड़ियां भी वही, सब कुछ वही, लेकिन कहीं कोई जा नहीं पाता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इस तरह का फीचर होना चाहिए। Operating system keep a resource graph in their memory. The resource graph is updated on each resource request and release. हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह का जो रिसोर्स एलोकेशन हो रहा है, जो रिसोर्सेज की शेयरिंग हो रही है, उसका प्रॉपर एक रिक्वेस्ट रिलीज का प्लॉट रखना चाहिए कि कब रिक्वेस्ट हो रहा है, कब रिलीज हुआ, किसी एक प्रोसेस ने कब रिक्वेस्ट किया और कब फिर उसने रिलीज किया उस रिसोर्स को।
तो डेडलॉक कंडीशन को डिटेक्ट किया जा सकता है कि अगर कोई रिसोर्स, कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को एग्जीक्यूट करने में, यानी अपने काम को करने में किसी रिसोर्स को लेकर के ज्यादा समय लगा रहा है, तो उसको किस तरह से शेड्यूल करना है, और जो कम समय ले रहे हैं अपने काम को करने के लिए उनको किस तरह शेड्यूल करना है। और ये पता तभी लगेगा जब ग्राफ एनालाइजर एल्गोरिथम हो कि पर्टिकुलरली जब किसी कॉमन रिसोर्स पे काम स्टार्ट हुआ है तो कौन कौन से प्रोसेस ने उस पर कितना कितना समय दिया, तो किन प्रोसेस को कब रखना है, किसके साथ रखना है काम कराने के लिए, ये सारी चीज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हो जाएगी। तो इतनी बात इस लेक्चर में रखते हैं, अगले लेक्चर में अगली बात रखेंगे। अब आप लोग